वेलकम बैक टू चैनल जर्नी विद विवेक बंसल। अब इस वीडियो में क्या है, जो आपके एडवांस अकाउंट है सीए इंटरमीडिएट का, उसके सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम लोग कवर करने वाले हो रहे हैं। इस वीडियो में आपको हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वन बाय वन करके लेके आऊँगा वीडियोस। इसमें क्या क्या कवरेज रहेगी आपको पहली वीडियो में बता देता हूँ। स्टडी मैट का लाइन बाय लाइन कवरेज रहेगा, मीन्स आपका हर पेज हर पैराग्राफ कवर होने वाला है। सारे के सारे इलस्ट्रेशंस और आपके बैक के क्वेश्चंस हो गए, और जितने भी आपके आरटीपी एमटीपी में अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये चारों चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से कवर करके दूंगा, ताकि जैसे आजकल आपको पता ही है आईसीएआई न्यू क्वेश्चंस को ड्राफ्ट कर रहा है, तो आपको न्यू क्वेश्चंस को टैकल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है, जब भी न्यू क्वेश्चन होते हैं ना, वो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होता है। मीन्स आपकी बुक में कहीं ना कहीं थ्योरी एग्जिस्ट है, पर उसका क्वेश्चन फॉर्म नहीं होता, तो वो उस थ्योरी के ऊपर कभी भी क्वेश्चन बना सकता है। इसे फाइनल में हमें देखने को मिल रहा है। अगर फाइनल में चेक करेंगे तो May 26 आप फाइनल का पेपर चेक करना, तो उसमें आईसीएआई ने यही चीज़ स्टार्ट करी है, और इंटर में भी धीरे धीरे आ जाएगी। तो आई बिलीव आपको हर चीज़ की कवरेज करनी चाहिए, और एग्ज़ाम के लिए नहीं, बाद में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे बिग फोर का या किसी भी टॉप कंसल्टिंग फर्म का, उसमें आपको ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाली है। चलिए खैर, ये बात की बात है। आई होप आपको आपकी डिज़ायर्ड अच्छी जगह मिल जाए जहाँ भी आपका मन है। अब हम चलते हैं। पहला है मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन सिंपल्स है। ये किसकी बात करता है? डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर क्या बोलता है कि जैसे आपको पता है, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफरेंट पॉलिसीज़ का यूज़ करते हैं, तो डिफरेंट पॉलिसीज़ का यूज़ करते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैंने इन्वेंट्री में फीफो मेथड यूज़ किया है, आपने वीफो वेटेड एवरेज, आपने वेटेड एवरेज यूज़ करा है, ठीक है। ये दो मेथड हो गए इन्वेंट्री के। अब जब तक स्पेसिफिकली मैं नहीं बताऊंगा कि भाई मैंने फीफो यूज़ किया है, आपने वीफो यूज़ किया है, तो हम अपनी स्टेटमेंट्स को कैसे कंपेयर कर लेंगे? तो वो चीज़ पॉसिबल हो नहीं पाएगी। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए ये स्टैंडर्ड बात करता है। क्योंकि आपको आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा, ट्वेल्थ में पढ़ा होगा कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या क्वालिटी होती है, कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी के लिए जब मेरे को ये पता होगा कि आपकी फाइनेंशियल्स में वेटेड है, मेरी फाइनेंशियल में वेटेड है, हम दोनों ने सेम यूज़ करा है, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे चीज़ को। इस चीज़ के लिए आपको ये प्रेजेंटेशन काफ़ी हेल्प करता है। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग अजम्पशंस के फंडामेंटल पढ़ेंगे, नेचर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, एरिया इन विच डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर एनकाउंटर्ड, और कंसिडरेशंस जो आपको पॉलिसी सेलेक्ट करते वक्त ध्यान रखनी है। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में क्या बोलता है ये? आपको एक चीज़ पता होगा कि डाइवर्सिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इज अनअवॉइडेबल। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ना ये एक चीज़ बोलता है इस पैराग्राफ में कि जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज, पहली बात तो देखो, कुछ चीज़ों पे इन्होंने डिफाइन कर दिया, बट अभी काफ़ी चीज़ें ना इवॉल्विंग नेचर की हैं। एआई आ रहा है, या इंडस्ट्री में कोई नई प्रैक्टिस आ गई जिसके ऊपर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, तो कंपनी खुद के अकाउंटिंग मेथड डेवलप करके वो कर देती है। तो उसके लिए आपकी प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर देनी पड़ती है। या फिर आपको पता है कि जैसे इन्होंने डेप्रिसिएशन ले लो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तो नहीं है, इंडिया एएस है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके अंदर रिवैल्यूएशन मॉडल भी है, आपका कॉस्ट मॉडल भी है। तो ये सब चीज़ें हो गया आपका। अब ये कहता है कि कंपनी के पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, वो कोई सी भी पॉलिसी को फॉलो कर सकता है, बट आप कौन सी पॉलिसी फॉलो करें भाई बता तो दो ना, जिससे बंदा कंपेयर कर पाएगा। तो वो चीज़ की बात है। फिर ये रहा आपकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सफर ड्यू टू डाइवर्सिटी। कि मतलब आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज में ना काफ़ी जगह फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, आप ये चीज़ अडॉप्ट कर लो, आप वो अडॉप्ट कर लो, उसके कारण से जो आपकी कंपेरेबिलिटी है वो थोड़ी सफ़र करती है। मतलब मैं मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, आप भी मैन्युफैक्चरिंग में किसी चीज़ में, अगर हम दोनों कंपेयर करना चाह रहे हैं, बट मैंने कोई अलग पॉलिसी फॉलो कर ली, आपने अलग पॉलिसी फॉलो कर ली, तो हमें कंपेयर करने में थोड़ी कम्प्लेक्सिटी फील होगी, हमें वो एक स्टेज पे लेके आना पड़ेगा। तो इस चक्कर में फिर दिस स्टैंडर्ड ऑल्सो रिक्वायर डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है? अब जैसे लेट्स सपोज 24-25 है, मैंने इसमें इन्वेंट्री का वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करता था, ठीक है। अब मेरे को 25-26 में लगा नहीं यार, मेरे लिए ना फीफो ज़्यादा सही रहेगा, मेरी इंडस्ट्री इस टाइप की है। अब मैंने जब इसका मेथड का चेंज कर दिया, अब लोगों को पता कैसे चलेगा? अनलेस अंटिल जब मैं जाकर बोलूँगा कि भाई मैंने ये किया है, वरना तो उन्हें पता नहीं चलेगा। एक इन्वेंट्री की फिगर यहाँ भी आ रही होगी, यहाँ भी आ रही होगी। तो वो डिफरेंसेस को पता करने के लिए ये कहता है कि आप जब भी चेंज करते हो तो आप उसका डिस्क्लोजर दो कि आपने कौन सी, पहली बात तो ये बोलता है आप कौन सी फॉलो करें उसका डिस्क्लोजर दो, अगर आपने चेंज कर दिया उसका डिस्क्लोजर दो। फिर ये बोलता है सेकंड पॉइंट में फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, ये हम पढ़ते ही आ रहे हैं बचपन से। 3 अजम्पशन होती है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्यूरोल। इसको मैं कैसे याद रखता हूँ? CAG, आप ऑडिट में पढ़ेंगे। एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, ये आपके PSU ऑडिट्स में आपको पढ़ने को मिलेगा टर्मिनोलॉजीज, ठीक है।
इसमें क्या होता है, आपके 3 एजम्पशंस होते हैं। गोइंग कंसर्न होता है, इसके ऊपर आपका जब आप ऑडिट पढ़ेंगे, आपका ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में ना काफ़ी लंबा थोड़ा उसकी कवरेज होती है अच्छी खासी, और ये हर एक कंपनी को अपना करना पड़ता है। गोइंग कंसर्न की कवरेज अगर आपको ऑडिट के प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो इसमें हमें नेक्स्ट 1 ईयर का करना कंपल्सन होता है कि आपको नेक्स्ट 1 ईयर या 1 ईयर बोल लो या 12 मंथ बोल लो, नेक्स्ट 12 मंथ का तो कंपनी को करना ही चाहिए। कि जैसे लेट्स सपोज मैं मार्च 26 की बैलेंस शीट पर खड़ा हूँ, तो नेक्स्ट आपका मार्च 27 तक होना चाहिए गोइंग कंसर्न। बट कंपनी 5 या 10 साल का करके रख लेती है एडवांस में ही, हर साल वो प्रिडिक्ट करके रखती है कि हमारे 5 साल में 10 साल में हमारी क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी। ये एक एस्टिमेट होता है, प्योरली जजमेंट बेस में होता है। बट हाँ, इसकी जजमेंट्स को ऑडिटर वेरीफाई करते हैं कि ये सही है कि नहीं है। कंसिस्टेंसी, जैसे अभी मैंने बताया ऊपर, मैंने मेथड चेंज कर लिया। अगर मैं हर साल ऐसा करता जाऊँ, कभी मैंने वेटेड यूज़ कर लिया, फिर अगले ईयर फीफो यूज़ कर लिया, फिर मैंने वेटेड कर लिया, फिर इससे तो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, जिससे रिलायबिलिटी नहीं बढ़ेगी। थर्ड आता है एक्यूरल। एक्यूरल में क्या बोलता है, आपको पता होगा 2 तरीके के मेरे अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं, कैश बेसिस या फिर एक्यूरल। कैश बेसिस क्या बोलता है, जब आपका पैसा आएगा रिकॉर्ड कर लो, जाएगा रिकॉर्ड कर लो। अगर लेट्स सपोज आपने आज परचेज कर ली और आपने उसका पैसा नहीं दिया, तो वो आपकी बुक्स में आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने पैसा दिया नहीं। बट एक्यूरल क्या बोलता है, एक्यूरल कॉन्सेप्ट सेज डैट कि जब भी वो ट्रांजेक्शन एक्रू हो गया नेचर में, आज मैं परचेज करके लाया, मैंने बोला भाई 1 साल बाद मैं तेरे को पेमेंट दूंगा, तो मैं बुक में क्या एंट्री कर लेता हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, परचेज लिख लो या इन्वेंट्री लिख लो, टू क्रेडिटर्स, मतलब आज ही मेरी बुक में आ जाएगा, जिससे मेरी फाइनेंशियल पोजीशंस एक टू बोल सकते हो आप, अप्रोक्सीमेटली रिफ्लेक्ट करता है पोजीशन को। अब इसके ऊपर क्या बोलता है, एक चीज़ का याद रखना, हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो आपकी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस होगी, एक आपकी पॉलिसीज होगी। अभी अजम्पशंस पे क्या बोलता है, अगर आप इसे फॉलो कर रहे हैं तब आपको इसमें कोई प्रेजेंटेशन की कोई जरूरत नहीं होगी, बट अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तब आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा इसका। ठीक है, ये देखो, जब एक चीज़ दोबारा बोलता हूँ, अगर आप इनको फॉलो कर रहे हो तो आपको इसमें कोई डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तब आपको उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अभी गोइंग कंसर्न मैंने आपको बता दिया कि गोइंग कंसर्न में ना देखो, एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, आप अपनी जब आपकी कंपनी की एसेट को रियलाइज कर पाओगे, लाइबिलिटी को पे कर पाओगे, मतलब आपने किसी से लोन ले रखा है, आप उसको लोन रीपे करने का टाइम आया, आप दे ही नहीं पा रहे, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी नहीं है, पोजीशन अच्छी नहीं है, आप अपने एसेट पे बेच के भी रियलाइज नहीं कर पाओगे, एट द एंड आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी बेचनी पड़ेगी। ठीक है, आपकी फाइनेंशियल रेशियोस अच्छी नहीं है, तो वो आपका गोइंग कंसर्न होता है। फिर आपका आता है कंसिस्टेंसी आपका बोलता है कि आपको मतलब लॉन्ग टर्म पीरियड में आपको एक सिमिलर ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको एक ही सिमिलर पॉलिसी यूज़ करनी चाहिए। ये लिखा हो, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर सिमिलर ट्रांजेक्शन्स इन ऑल द अकाउंटिंग पीरियड्स। फिर एक्यूरल बेसिस पे क्या करता है, जब आपके ट्रांजेक्शन रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए एज सुन एज दे अकर, मतलब आपने आज परचेज की दी है पर आपने क्रेडिट पे करी है, तो आप उसको आज ही रिकॉर्ड कर लो। इट डजेंट मैटर कि आप उसकी पेमेंट कब करें, जब आप पेमेंट करेंगे तब आप उसकी एंट्री कर देंगे क्रेडिटर टू बैंक। ठीक है, बट कैश बेसिस क्या बोलता है, अगर आप 1 साल बाद पेमेंट करेंगे तो आप 1 साल बाद रिकॉर्ड करना, तो इस चीज़ पे फ़र्क आता है यहाँ पे आके। ठीक है, फिर ये बोलता है जो आपका एक्यूरल बेसिस है ये मोर लॉजिकल है प्रॉफिट डिटर्मिनेशन में। फिर इसके बाद चलते हैं, आपका ये बोलता है कि सेक्शन 128(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट मेक इज मैंडेटरी कंपनीज टू मेक अकाउंट ऑन एक्यूरल बेसिस ओनली। कुछ शायद 1-2 कंपनी है, आई एम नॉट श्योर, एक बार चेक कर लेना, बाकी सब कंपनीज को एक्यूरल बेसिस पर अपनी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज पे चलते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज पे क्या बोलता है, जो भी कंपनी कोई भी मेथड अप्लाई कर रही है उसको हम अकाउंटिंग पॉलिसीज बोल देते हैं। अब इसके अंदर इन्होंने ये 2 बताया, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज और भी होती है, जैसे आप कंस्ट्रक्शन वाले में पढ़ेंगे, रिवेन्यू वाले में पढ़ेंगे, इंडियाज में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, तो आपको वहाँ पता चल जाएगा। अब जैसे इन्वेंट्री में इसने बता दिया वेट फीफो और वेटेड एवरेज, कैश फ्लो में इसने बता दिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब अब हम आगे जाके देखने वाले हैं इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क है। इनडायरेक्ट तो छोटा सा बनता है आपका, जितना आपने पैसा दिया उसको लेना देना, बट इनडायरेक्ट में हम नॉन कैश एडजस्टमेंट्स, नॉन एक्यूरल, उन सबको एडजस्ट करते हम नीचे आते हैं, फिर उसका देखते हैं बैलेंस। कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है, हम इसमें देखते हैं कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ठीक है, मतलब जैसे आप बोल देते हो ना कि हमें पता चलता है, जैसे आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो, तो यार वो कंपनी तो बहुत अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर रही है, ये तो बहुत अच्छी कंपनी जा रही है, बट एक्चुअल में फिर थोड़े टाइम बाद कंपनी डूब भी जाती है। तो अगर आपको ना एक्चुअल पोजीशन कभी भी डिटरमाइन करनी है, उससे भी होती है, बट आपको कैश फ्लो देखना चाहिए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है
कि कंपनी अपने बिजनेस से कितना कमा रही है। क्या पता कंपनी लोन बेसिस पे चल रही हो, पैसा ले ही जा रही है, चली जा रही है, लेके चली जा रही है, लेके चले जा रहे हैं, उन पर डेट भी बढ़ता जा रहा है। तो जब भी आप फाइनेंशियल को एनालाइज करो, आज से अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑपरेशंस को जरूर देखना। ये बहुत कम, मतलब काफ़ी कंपनीज का अच्छा होता है, बट आपको ये नहीं कि सारी कंपनीज का अच्छा होए। और ये नेगेटिव होने का मतलब ये भी नहीं है कि भाई ये कंपनी बिल्कुल ही घटी है। क्या तो कुछ शॉर्ट टर्म में नेगेटिव हुआ हो, कुछ प्रोडक्ट इसका आउटडेटेड हो गया हो, या कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल रीजंस, हमें उसमें क्या करना। फिर इसमें एक पैराग्राफ आता है, अभी बोलता है अकाउंट्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट। साइंस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ना हम सब टेस्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं। और आर्ट क्या है? एक पर्सन है, जैसे हमने इसमें बात करी डिफरेंट पॉलिसीज है कि भाई मेरी कंपनी के लिए ये पॉलिसी अच्छी है, तो वो पॉलिसी सिलेक्ट करना एक आर्ट है। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे चलते हैं, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये क्या करता है? पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पोर्ट्रे करता है ट्रू एंड फेयर व्यू को ऑफ द परफॉर्मेंस एंड शेयर ऑफ अफेयर्स ऑफ एंटरप्राइज। ठीक है, फिर इसके अंदर आता है प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या बोलता है? आपका एंटिसिपेटेड लॉस को, या आपको लगता है एक्सपेंस आने वाले हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर लो, बट प्रॉफिट को मत करना। और इसके अंदर एक चीज़ बात है, वो बड़ी अच्छी बोली गई है कि आप अपने लॉसेस को इतना भी रिकॉग्नाइज मत कर लेना कि भाई ये लॉस भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। आप घर बैठे बैठे सोचे जा रहे हो और आप अपनी लाइबिलिटीज़ को ओवरस्टेट कर दो, जिससे आपका प्रॉफिट ही बिल्कुल कम हो जाए। तो उस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना कि भाई प्रॉफिट आर नॉट ओवरस्टेटेड, कि आपने लॉस रिकॉग्नाइज नहीं किया, या लॉसेज आर नॉट अंडरस्टेटेड, कि आपने लॉस ही रिकॉग्नाइज नहीं किए, या एसेट ओवरस्टेटेड ना होगी लाइबिलिटी। इसने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया। उस चीज़ का ध्यान रखना, ये आपका प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है। फिर इसमें आपको एग्जांपल दिया गया है, ये बोलता है कि आपने 500 यूनिट्स खरीदी 10 रुपीज़ पर यूनिट में, फिर आपने 400 यूनिट्स बेच दी 15 रुपये में। और इसमें दो केस बोले हैं। इसमें पहले बोला जो आपकी रिमेनिंग यूनिट्स है, फर्स्ट में आपकी NRV कितनी हो जाती है? 15 रुपीज़। और सेकंड केस में आपकी NRV हो जाती है 10 रुपीज़, सॉरी 8 रुपीज़। 15 और 8, केस ए केस बी। अब इसमें इसने प्रॉफिट निकाल कर बताया कि प्रॉफिट कैसे आएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे इसने नेट ऑफ कर दिया। अब एक चीज़ बताओ, देखो आपने 500 यूनिट 10 रुपये की खरीदी, 400 यूनिट 15 रुपये की बेची, तो यानी आपको मोटा मोटा पता चल रहा है 5 रुपये का आपका बेनिफिट हो रहा है। 5 इंटू 400 भी कर सकते हो, 400 इंटू 5, 2000 का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर ये आपका 2000 का प्रॉफिट आ गया। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ना हम अगले ही में ही पढ़ेंगे, AS2 होता है या IND-AS 2 होता है, मतलब इन्वेंट्री का सेम ही है। 2 नंबर आपको याद करने में बड़ी इजी रहेगा। इन्वेंट्री क्या बोलता है? आपका ये वैल्यूएशन बोलता है जब भी आपकी बैलेंस शीट आएगी, आपको आपकी इन्वेंट्री को रीवैल्यू करना पड़ेगा। किस पे? कॉस्ट और NRV, विच एवर इज लोअर, लोअर इन द सेंस कि आपने कोई इन्वेंट्री प्रोड्यूस कर ली और वो है 10 रुपये की, बट आप अगर आज के टाइम में मार्केट में बेचने जा रहे हो, उसके 8 रुपये ही मिल रहे हैं। एक चीज़ चाहिए, फिर आप अपनी बैलेंस शीट में 10 रुपये रख के कर क्या रहे हो उसके? भाई जब 2 रुपये का हमें पता है वो बेच के लॉस होना ही है। अब आप बोलोगे ऐसा कौन पागल है जो 10 की बना के 8 की बेचेगा? या देखो अभी हमें ऐसा लग रहा है, बट जब आप एक्चुअल में आर्टिकलशिप में जाएंगे या प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाएंगे, आपको देखने को मिलेगा कि बहुत चीज़ें ऐसी होती है वो बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाती है मार्केट से। या हमने बना लिया, कस्टमर ने तो जिस कस्टमर के लिए बनाया उसने ली नहीं, बट हमने दूसरे कस्टमर को बेच दी उसे। जिसके लिए बनाया एग्रीमेंट्स होते हैं, उसे हम पेनल्टी सब कर लेते हैं, बट फॉर द टाइमिंग हम दूसरों को बेचते हैं तो उसमें लॉस इनकम हो जाता है। तो इसे क्या बोलता है? कॉस्ट ऑफ NRV विच एवर इज लोअर। अब मैंने 400 यूनिट थी, पहले मेरी कितनी थी? 10 रुपये की। अब पहले केस में कितनी होती है NRV मेरी? 15 रुपीज़ की। यानी कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर कितना आ गया मेरा? 10 रुपीज़। तो मैं वैल्यू किस पे कर लूँगा? 500 यूनिट थी, 400 मैंने बेच दी, कितनी यूनिट बची? 100 यूनिट। अब कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर करके 10 रुपये, तो इसमें तो कोई लॉस आया नहीं। बट सेकंड केस में अब डिफरेंस कहाँ आएगा? सेकंड केस में क्या डिफरेंस आ रहा है कि आपका जो NRV है वो आपका 8 रुपये का हो गया। ठीक है, जब आपका NRV 8 रुपये का हुआ, आपकी कॉस्ट कितने की थी? 10 रुपये की। 2 रुपये का यहाँ कितना हो गया? लॉस। 500 यूनिट थी, 400 आपने बेच दी, 100 यूनिट बची, यानी 200 रुपये का आपका क्या हो गया? लॉस। ये लिखा हुआ इसने ऐसे करके लिख दिया। अब आपने इस कॉन्ट्रैक्ट से कितने कमाए थे? 5 रुपये का प्रॉफिट था, 2000 रुपये आपने ये कमाए थे, 200 रुपये का आपका ये लॉस हो गया। 2000 माइनस 200, 1800 का आपका नेट प्रॉफिट है। ठीक है, ऐसे करके। अभी बोलता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये ना एक ऐसी चीज़ बोलता है कि आपको ट्रांजैक्शन का ना खाली लीगल फॉर्म नहीं देखना, आपका उसका एक्चुअल रियलिटी देखना है, वो हो क्या रहा है। इसका एक सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ।
वो आपको आगे जाके देखने को मिलेगा एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है, जैसे ना अगर आपने कभी पढ़ोगे, इसमें क्या सीन होता है, जैसे आपको कभी फाइनेंस की ज़रूरत है, आपको एकदम फाइनेंस की ज़रूरत है, आपने क्या किया, अपनी कंपनी की एक एसेट थी काफ़ी वैल्यूएबल 10 करोड़ की थी, तो आपको 9 करोड़ की जरूरत थी, तो आपको एकदम से बैंक से लोन वगैरह भी नहीं मिल रहा था। आपने क्या किया, एक वेंडर को अपनी एसेट सेल कर दी, ठीक है। बट अब एसेट के बिना तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, यही मेरे को ज़्यादा मैन्युफैक्चर करके देता था। जब बिजनेस नहीं चलेगा तो मैं उसको वापस कैसे दूंगा पैसे कमा के। तो मैंने वेंडर से क्या किया, ये एसेट लीज पे ले ली। लीज क्या है, काइंड ऑफ रेंट है। रेंट इन द सेंस क्या है कि आप ना लॉन्ग टर्म पे ले लेते हो कि भाई इकट्ठा मेरे को 30 साल 40 साल इतने साल के लिए लीज देते, मैं तो हर साल इतना इतना रेंट दूंगा। मंथली भी हो सकता, मंथली रेंट होते हैं वैसे एट दी एंड, या ईयरली रेंट होते हैं, जितने भी उनके एज पर टर्म्स होंगे। तो ये लीज पे ले ली। तो अब देखो हमें क्या लग रहा है कि इसने एसेट बेची। आप क्या बोलोगे, भाई सर इसने एसेट बेची है, हम इसकी सेल की एंट्री कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, मेरी बैंक यहाँ से मेरे को जितना भी 9 करोड़ आ गया, फिर सेल करके मेरी एसेट चली गई 10 करोड़ की, 1 करोड़ का मेरा लॉस आ जाएगा एसेट सेल पे। बट दूसरी तरफ से क्या देखने को मिल रहा है कि मेरी एसेट जिस पोजीशन पे थी उस पोजीशन पे आज भी है। मैंने एक तरीके से क्या किया है, 9 करोड़ का लोन ही तो लिया है। तो ये होता है आपका सब्सटेंस ओवर फर्म। तो इसकी काउंटिंग आपको लीजेस में देखने को मिलेगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आई डोंट हैव आइडिया, अभी मैं चेक करूँगा कि भाई इसमें ऐसा कुछ है। वैसे आपका इंडियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है इंडियस 116, उसमें इसकी काउंटिंग बताई गई है कि अगर आप ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें कैसी एंट्रीज करनी है। बस मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इस करके दिया क्योंकि सब्सटेंस ओवर फर्म मेरे को भी समझ नहीं आया था, बट आज के टाइम पे मैं उसे लिंक कर पा रहा हूँ, तो मैंने सोचा एक बार आपको कवरेज दे दूँ ये होता क्या है। फिर आपके पास आता है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी क्या होता है, जब आप ऑडिट पढ़ेंगे या स्टैट्यूटरी ऑडिट में आप जाना चाहेंगे तो उसमें सब मटेरियलिटी वर्ड आपको हर बार सुनने को मिलेगा। मटेरियलिटी मटेरियलिटी ये बेसिकली होता क्या है, जब भी एक ऑडिट स्टार्ट होता है ना तो वो डिसाइड कर लेते हैं इन दी स्टार्टिंग कि भाई मेरे लिए जैसे ना मिसस्टेटमेंट वर्ड होता है। मिसस्टेटमेंट क्या होता है, जैसे हल्की फुल्की गलती होगी या कोई भी चीज़ होगी, एरर्स हो गए, तो भाई मेरे को कितना चेक करना है। अब देखो, अब एक कंपनी में जा रहे हो, आजकल तो आपको पता ही है जैसे अधिकतर चीज़ें ऑटोमेटेड हो गई हैं, तो ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और ऑनलाइन बुकिंग होती है। अब एयरलाइंस का एग्जांपल ले लो, दिन में लाखों ट्रांजेक्शन भी चली जाती है, हज़ारों भी चली जाती है। अब एक दिन की हज़ारों ट्रांजेक्शन मतलब साल की कितनी ट्रांजेक्शन होगी। अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि भाई बैठ के हर पर्सन हर चीज़ को वेरीफाई कर पाएगा। भाई इतनी लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन को एक ऑडिट टीम कैसे वेरीफाई कर पाएगी, इट इज़ नॉट फिजिबल ना। तो वो क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ एक परसेंटेज है वो डिटरमाइन कर लेते हैं। भाई लेट्स सपोज उन्होंने बोला हम रिवेन्यू का 0.5% को मटेरियलिटी लेके चलते हैं, ओवरऑल मटेरियलिटी। और एक होती है आपकी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, मतलब आपने सोचा मैं 1 लाख से ऊपर वाली ट्रांजेक्शन को सारी को चेक करूँगा, बट फिर आप उसके बाद बोलते हो भाई ऐसा भी हो सकता है 99,000 वाली ट्रांजेक्शन सारी छूट जाए और ये गलत हो, और ये अगर बड़ी ये सारी मतलब एक ट्रांजेक्शन गलत है बट ऐसी ऐसी कुछ आपकी 100 ट्रांजेक्शन है, तो ये मल्टीप्लाई करके तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो ये इसके लिए एक स्टेप अहेड चले गए आगे ऑडिट में, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। इसमें आपने बोल दिया भाई 90% ऑफ मटेरियलिटी, मतलब मैं 90,000 के जितने भी ऊपर के वाउचर्स मैं सब चेक करूँगा। तो इसमें आपने रिस्क को थोड़ा सा और रिड्यूस कर लिया, ये ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया। अब इसमें मटेरियलिटी में क्या बोलता है कि जितने भी आपकी 1% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर वो आपके लिए मटीरियल है, और आपको ये सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और एक आपको ये बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में आपको वो भी बताने पड़ेंगे आपके शेयर होल्डर जिनके पास 5% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, ठीक है। अब इसमें क्या बताना चाहता हूँ, जैसे एक कंपनी का ऑडिट करा था यूएसए वाली कंपनी का, उसके ऑडिट के दौरान पे क्या देखा था, उनकी कंपनी की पॉलिसी बोलती थी अगर कोई भी एसेट आपकी 5,000 से कम की है, ठीक है, 5,000 इंडियन रुपीज़ की, वहाँ पे यूएसडी टर्म दी हुई थी, तो 5,000 जितने भी आपके इंडियन टर्म्स के कम है हम उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ऐसे काफ़ी कंपनीज है वो डिटरमाइन कर लेते हैं इतनी छोटी एसेट्स को हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, उनकी बैलेंस शीट काफ़ी लाखों करोड़ों में होती है, तो इससे कि वो ऐसी पॉलिसीज को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये मटेरियलिटी हो गया। और मैनर ऑफ डिस्क्लोजर क्या बोलता है, ऑल द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है उसको आपको डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है। फिर हम आगे चलते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इसमें क्या बोलता है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था अभी फीफो वाला एग्जांपल, मैं फीफो पे चल रहा था और मैंने वेटेड एवरेज पे ले आया, तो ये मेरा क्या होगा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। पहले आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ, मैं बार बार इस एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ तो आपको माइंड में आएगा। फीफो इज जनरली फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट,
मतलब जैसे लेट्स सपोज अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे चलता है। जो अप्रैल की यूनिट आपकी इस टाइम पे आई है 10 रुपये की आई है, अगले महीने 11 रुपये की आई है, उस अगले महीने 12 रुपये की आई है, फिर 13 महीने की आई है। अगर आपने आगे जाके लेट्स सपोज अक्टूबर में कोई एक यूनिट बेची तो वो लेटेस्ट रेट पे बेच रहे हो, बट उसकी काउंटिंग 10 रुपये के हिसाब से होगी, फिर अगली काउंटिंग 11 रुपये की, फिर 12 रुपये, फिर 13 रुपये। ये बहुत रेयर कंपनी यूज़ करती है। वैसे मेजरली आपको देखने को मिलेगा, अपने ऑडिट पे जाओगे या कहीं भी जाओगे, वेटेड एवरेज। वेटेड क्या बोलता है, आप एक यूनिट को 10 रुपये में लाए, 2 यूनिट को 12 रुपये में लाए, 3 यूनिट को 14 रुपये में लेके आए, तो वेटेड आपका क्या बोलेगा, 10 × 2 × 12 प्लस 3 × 14 डिवाइड बाय 3 तो 5 और 1 6, कितना होगा आपका 10 24 34 प्लस जितनी भी आपकी वर्किंग आएगी उसको डिवाइड बाय 6 कर देना, इतना आपका पर यूनिट आ जाएगा। ये आपका वेटेड है। हर जगह आपका मैक्सिमम कंपनीज में आपको वेटेड मेथड ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं। फिर एक बोलता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर आपकी चेंज कर दो कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी का, फिर देखो मटेरियल इन करंट नेचर अमाउंट अनसर्टेन, आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी, जैसे मैंने बोला FIFO से वेटेड पे आ गया। अब मेरे को पता चलता है पहले अगर इस साल भी FIFO पे वेट करता, मेरी इन्वेंट्री आती है 1 लाख रुपये पे, तो अभी वेटेड पे करने पे 90,000 पे आ रही है, तो कितने का मेरे को मटीरियल अमाउंट डिफरेंस में पता चल रहा है, 10K का डिफरेंस है, अमाउंट टू बी डिस्क्लोज। अब मेरे को यहाँ पे अमाउंट का पता ही नहीं चल रहा कितनी अमाउंट का क्या डिफरेंस आ रहा है। फैक्ट बता दूंगा कि मैंने ये वेटेड एवरेज का चेंज किया फॉर्मूला। ठीक है, फैक्ट टू बी डिस्क्लोज, इसको अच्छे तरीके से देख लो, अगर क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम चांसेस देंगे इसके ऊपर ही बन जाए। फिर नोट मटीरियल इन करंट पीरियड। अभी कह रहा है कि करंट पीरियड में क्या होता है मटीरियल ना हो, बट आपका फ्यूचर में हो सकता है, तो आप इसके फैक्ट बता दो। देखो मैंने एक छोटी सी चीज़ क्या बोली है, अभी इसको पूरा अगर मैं समराइज करना चाहूँ इन दी नेचर, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया है तो क्या चेंज से क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, अमाउंट पता होगा या अमाउंट नहीं पता होगा। अगर अमाउंट पता है तो उसको डिस्क्लोज कर दो कितनी अमाउंट है, अमाउंट नहीं पता उसको फैक्ट को डिस्क्लोज कर दो। अब मैंने चेंज करा है, अब चेंज का क्या है, अभी इस साल तो कुछ खास डिफरेंस नहीं आ रहा, बट अगले वाले आने वाले सालों में उसका बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला है। तो उस केस में क्या करूँगा मैं, यहाँ पे बोल रहा है अफेक्ट बता दो कि मैंने ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है एंड ऑल, तो चीज़ों से आपको हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन भी हम आने वाले टाइम में देखेंगे। ये छोटा सा चैप्टर है तो इसके क्वेश्चन हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे सारे 1 बाय 1 करके। फिर आपका ये पूरा यही है, आप एग्जाम्पल को पढ़ोगे आपको सेम FIFO LIFO आपको सब समझ आएगा। एक LIFO मेथड भी होता है, वो जनरली इंडिया में यूज़ नहीं होता। ठीक है, फिर डिस्क्लोजर ऑफ डाइवेशन फ्रॉम द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। जैसे हमने ऊपर एक जगह डिस्कस किया था कि अगर आपकी जैसे अकाउंटिंग अजम्पशंस थी, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तब आपको इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इसके बारे में ये बोलता है कि अकाउंटिंग गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एक्विवलेंट और फॉरेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर आपकी इलस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। देखो आपके स्टडी गाइड में दो चीज़ें होती हैं, एक तो इलस्ट्रेशंस होते हैं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं जो आपके बैक मॉड्यूल में होते हैं। इलस्ट्रेशंस क्या होते हैं, जो आप पढ़ के आए हो उसको जस्ट एक्सपोर्ट कर देता है क्वेश्चंस को, जो कि एक ईजी नेचर होते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको हर चीज़ें मिल जाती है, और पेपर में दोनों तरीकों से आपको क्वेश्चंस इलस्ट्रेशंस भी आ सकते हैं, प्रैक्टिकल भी आ सकते हैं। और जिस तरीके के पेपर बन रहे हैं गॉड नोज कि आपकी थ्योरी पे कौन सा क्वेश्चन बन के आ जाए। ठीक है, आई एम सेइंग बस एक बात देखो, आपको फर्स्ट टाइम है, अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ लो। इंटरव्यू भी क्रैक होगा, पेपर भी क्रैक होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी पेपर की है, अच्छे मार्क्स से आप क्रैक करो। सेकंड इंटरव्यू की है, इंटरव्यू में आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, आपको कोई भी कंपनी यही नहीं है कि छोड़ देगी, सबके सब आपके ऑफर लेटर लेके बैठोगे। ठीक है, फिर ये बोल रहे हैं इन दी बुक्स ऑफ मैसेज प्रशांत लिमिटेड क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 1,63,000 FIFO मेथड पे। फिर कंपनी ने क्या किया, FIFO से ये आगे वेटेड मेथड पे। फिर इन्होंने बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ रही है इसकी वेटेड के अमाउंट से 147, कितने का डिफरेंस आ गया आपका इसका यहाँ पे 3 + 3 + 10 16,000 का डिफरेंस आ गया। और ये बोल रहा है कि आपकी NRV ज़्यादा है। अब मैंने क्या बोला था, एक तो आपका AS2, अगर देखो अभी तो हम 1 करके पढ़ रहे हैं, तो इसके इसने इंडेक्स AS की 1 की बात करी है, बट अगर तो आपका पेपर में क्वेश्चन आ गया तो ये देखो इसने यहाँ पे भी AS1 बोला है, बट अगर पेपर में साइलेंट है कि एक्सप्लेन दिस सिचुएशन, तो उसमें आप दोनों लिख के आना। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा, एक तो पॉलिसी चेंज करी है उसके बारे में हम बताएंगे, पहले आप AS1 को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है। ये वाला आप चार्ट को रेफर कर सकते हैं, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है इसको, बट रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ चार्ट बनाने का, अगर देखो पहले आपको पेपर में हमेशा थ्योरी पैराग्राफ फॉर्म में लिखनी है,
और थ्योरी इन द सेंस देखो, अब सीए का पेपर दे रहे हैं, ये नहीं कि बीकॉम की जब 5 सीटें भर दे तो मेरे भाई 5 में से 5 आ जाएंगे या 10 नंबर का क्वेश्चन 10 आ जाएंगे। सीए में एक चीज़ है कि जैसे आप यहाँ पे बोल रहे हैं मटेरियल इन करंट नेचर, आप लिख दोगे हाई वैल्यू इन करंट नेचर, तो वैल्यू नहीं, इनको मतलब बुकिश लैंग्वेज चाहिए। अगर मटेरियल वर्ड है तो आप मटेरियल लिख के आना, जितना आप अभी से याद रखना स्टार्ट करेंगे तो उतना ही करना। पहले आप ये करके आप फिर चार्ट बना सकते हैं, खाली चार्ट मत बना के आना, उससे थोड़े चांस के मार्क्स का क्या तो वो थ्योरी में काटना ले फालतू में। पहले आप AS1 को डिस्क्लोज कर देना, फिर उसके बाद ये देखो इसने यहाँ भी बता रखा है, ये AS2 की बात करी हुई है इसने कहीं ना कहीं, कंपनी शुड वैल्यू इट्स इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यहाँ पे आप लिख सकते हो AS2 उससे अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर इसने बता दिया कि कंपनी रिड्यूस्ड करंट प्रॉफिट। करंट प्रॉफिट कैसे बोला, अब ये प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, अब आपके माइंड में आ गया तो इन्वेंट्री तो मेरा खर्चा है, ठीक है, बट ये प्रॉफिट कैसे रिड्यूस हो गया, प्रॉफिट तो बढ़ना चाहिए। या देखो जैसे आपको पता होगा, आपका यहाँ पे क्या आता है क्लोजिंग इन्वेंट्री, यहाँ पे क्या निकालते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट, फिर यहाँ क्या आता है मेरा प्रॉफिट। अगर मैं यहाँ पे 10,000 डालूंगा तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा 10,000 रुपये। यहाँ पे मैं कितना डालूंगा 9,000 रुपये, तो यहाँ 9,000 अब कितने से रिड्यूस हो गया 1,000 से। सेम ऐसे ही मैं पहले कितना डालना, अगर मैं फीफो मेथड यूज़ करता कितना डालता 163 क्लोजिंग इन्वेंट्री को, वो मेरा ग्रोस प्रॉफिट में आता, वो मेरा प्रॉफिट में चला जाता, ये सारी कैलकुलेशन हो जाती। बट अब मैं 163 की जगह अब 147 डालूंगा, वही सेम बात, अब यहाँ 147 डालूंगा तो मेरा 16,000 से रिडक्शन हो रहा है। तो इसका क्या बोल रहा है, आपका प्रॉफिट में जो है वो आपका रिडक्शन होता है अमाउंट का, ठीक है। इसका क्या, अब इलस्ट्रेशन 2 पे चलते हैं। इसको मैंने आपको पर एग्जांपल वाले तरीके से पहले ही एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी, और यहीं से फैक्ट्स लिए थे, तो आप इसको पढ़ोगे समझ आ जाएगा, एक बार नहीं आए तब भी बता देना। अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 में क्या बोलता है, एक XYZ कंपनी है एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विस और अंडरगोन इनटू अ टाइट लिक्विडेशन पोजीशन। लिक्विडेशन पोजीशन जहाँ भी हिट करे, यानी गोइंग कंसर्न की भी कहीं ना कहीं बात हो रही है। इस क्वेश्चन में रिलेटेड नहीं, पर आगे के लिए बोल रहा हूँ। सिंस मोस्ट ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी आर ब्लॉक्ड, मतलब पैसा नहीं दे पाएगी, सुप्रीम कोर्ट के पास है। There was a claim at varied rates of interest from lenders from the due dates of ICDs to the date of repayment. Company has provided the interest as per the contract due dates. ठीक है। A note for the non-provision of interest due date of the payment was affected in the financial statement on the account of uncertainties exist regarding the determination of the amount. In the absence of any legal information at present at the terms of contract, the company considers that these claims आर नेचर इन द क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज सच डेट। मतलब देखो जब भी कंपनी स्ट्रेस में होती है तो उन्हें पैसा देना होता है, वो कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं कि कंपनी इसे डेट की तरह नहीं मान रही, क्लेम है ऐसा कुछ करके, और हैव बीन डिस्क्लोज बाय द नोट टू अकाउंट्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ प्रोविजन। देखो यार एक चीज़ बता दूँ, जो आपका एक्यूरल कॉन्सेप्ट होता है, एक्यूरल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जब भी आपकी ट्रांजेक्शन एक्टिव होगी, ठीक है। अब आपको किसी कंपनी को पेमेंट करनी थी, लेट्स सपोज 31 मार्च को पेमेंट करनी थी, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उसका प्रोविजन बना लो। भाई प्रोविजन तो बनाओगे ना जिसका पेमेंट देना है आपको, तभी तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन सही रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आप प्रोविजन नहीं बनाओगे तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में इसका इफेक्ट ही नहीं आएगा, और इससे क्या होगा, आपके इन्वेस्टर्स को गलत, स्टेक होल्डर्स को गलत व्यू जाएगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इसने ये किया है कि इसको प्रोविज़न बनाया, नोट्स में रिकॉर्ड कर दिया, ये गलत है, इसको प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। अगर आप इसको रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया। चलिए अब आगे चलते हैं MCQ में। ये गलती से आई थिंक 3 MCQs हैं, मैंने इसके अभी आंसर्स भी नहीं देखे, आपके साथ ही पढ़ूंगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेजर कंसिडरेशन इन सिलेक्शन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज। अभी कहता है यार एक चीज़ का ना हमेशा ध्यान रखना पेपर में, ये नोट वर्ड ना बहुत दिमाग खराब करता है। अभी तो छोटी सी लाइन है हमें दिख गया, बट कई बार ना 5-6 लाइन दे देगा, और 5 लाइन पढ़ के आपको ये लगेगा अरे यार इसका तो आंसर मेरे को पता है, बट वो लास्ट में ना कहीं नोट ऐसे कुछ वर्ड डाल देगा जिससे आपका आंसर पूरा चेंज हो जाएगा, और 2 नंबर लूज़ कर दोगे। 2 नंबर से एग्जाम्शन, रैंक, इन सब चीज़ों पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। प्रूडेंस पॉलिसी के टाइम पे मेरे लिए बहुत ज़रूरी है सोचना। मटेरियलिटी, जैसे मैंने आपको बताया था, वो कंपनी का एग्जाम्पल लिया था कि वो डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करते, और एसेट को अगर 5,000 रुपीज़ से कम किया है तो मटेरियल भी हम पॉलिसीज़ पे ध्यान रखते हैं। सब्सटेंस ऑफ अ फर्म, ये भी बहुत ज़रूरी है। पर एक बात बताओ, पॉलिसी बनाते हुए कंपेरेबिलिटी को हम नोट अ मेजर कंसिडरेशन, भाई हम अपनी चीज़ भी तो देखेंगे ना, मतलब दूसरी कंपनी फॉलो करिए, अंधाधुन वही बना फॉलो करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग इसमें बी आना चाहिए। एडेप्शन ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी बाय डिफरेंट कंपनीज ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्री अफेक्ट्स। देखो अभी ये पॉलिसी की बात कर रहा है, पॉलिसी ऑपरेटिंग सेम इंडस्ट्री किस क्वालिटेटिव कैरेक्टर इफेक्ट करती है। देखो रेलियंस, फेथफुल, रिलायबिलिटी,
ये तो सब अपने लोग हो गए। कंपेरेबिलिटी, देखो ऑपरेटिंग, एक चीज़ देखोगे कंपेरेबिलिटी को इफेक्ट करता है। मतलब मैं हूँ मैन्युफैक्चरिंग का बंदा, दूसरे वाला है मैन्युफैक्चरिंग का बंदा। अब मैंने डेप्रिसिएशन SLM मेथड से फॉलो करता हूँ, जो कि बहुत रेयर यूज़ होता है, और ये वाला कहता है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, ठीक है। अब इससे बहुत बड़ा मेजर इफेक्ट आ जाएगा, तो कंपेरेबिलिटी आ गया। फिर यहाँ पे आता है विच ऑफ द फ्लोइंग वुड नॉट बी करेक्ट इन रिलेशन टू बी डिस्क्लोजर्स टू बी मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। देखो ये वाला ना मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला था, यहाँ पे मेरे को वही लग रहा है कि इसके ऊपर आपके ऊपर कभी ना कभी ऐसे क्वेश्चन बना के डाल देगा पेपर में। अभी MCQ बन के आ गया, इसका पेपर भी बन के आने में टाइम नहीं लगेगा, तो 4-5 नंबर का क्वेश्चन बन के आ जाए कि अकाउंटिंग पॉलिसी भी चेंज होता है। दो चीज़ें हैं, अभी करंट पीरियड में कुछ इफेक्ट आता है, करंट पीरियड में आ रहा है, बट लेटर पीरियड में आ रहा है। अगर करंट पीरियड में आपको अमाउंट पता चल जाए, अमाउंट डिस्क्लोज कर दो। अगर अमाउंट नहीं पता चल रही तो इसके फैक्ट डिस्क्लोज कर दो, लेटर पीरियड के इसके फैक्ट डिस्क्लोज कर दो, ठीक है। 3 चीज़ें थी। अब इसने क्या किया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो 3 चीज़ को डाल के चौथी चीज़, जैसे यहाँ पे नोट करेक्ट, तो यानी इसने 3 चीज़ें करेक्ट देके एक नोट करेक्ट दे दी होगी। एनी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी मटेरियल इफेक्ट है तो उसको डिस्क्लोज कर दो, तो ये भी ठीक है भाई। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्टेड बाय सच चेंज टू बी डिस्क्लोज टू एसर्टेनेबल, वेयर एसर्टेनेबल नहीं है तो फैक्ट डिस्क्लोज कर दो, ठीक है भाई, दोनों ठीक है। जहाँ पे मेड हैज़ नॉट अ मटेरियल इफेक्ट ओवर द फाइनेंशियल फॉर द करंट पीरियड बट रीजनेबल इफेक्ट इन द लेटर पीरियड, द फैक्ट शुड बी अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज, ये भी ठीक है। मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो मोस्ट लाइकली ये गलत है। कई बार ऐसा होता है आप पेपर में 3 पढ़ के आपको चौथा लगेगा, बट आपको पता चलेगा कि आपने B गलत पढ़ लिया, तो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ना। इफ चेंजेस इन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू मेड लेटर पीरियड, द फैक्ट नेक्स्ट ईयर इन चेंजेस हैज बीन अडॉप्टेड, गलत भाई। करंट पीरियड आपको फैक्ट इसके डिस्क्लोज करने हैं, ठीक है। अब क्या क्या आंसर आ रहे हैं इसके आंसर्स देखते हैं। B A D, B कंपेरेबिलिटी B, A कंपेरेबिलिटी D, ठीक है। और फिर चलते हैं आपकी 3 फंडामेंटल अजम्पशंस कौन कौन सी है जो AS1 ने आपको डिस्क्राइब करी है। आपको क्या बताया था, CAG, कंसिस्टेंसी, एक्यूरल, गोइंग कंसर्न, ठीक है। अगर आप इसको फॉलो करें तो आपको डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है, अगर नहीं फॉलो करें तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। हैज़ AS1 प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच अकाउंटिंग पॉलिसीज टू बी डिस्क्लोज एंटिटी शुड डिस्क्लोज, किया है भाई, ये था। सच डिस्क्लोजर शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनेंगे आपके, और डिस्क्लोजर शुड बी मेड एट वन प्लेस, भाई कभी आप अलग अलग जगह फैला दो उसे रायते की तरह, ओवर स्टेट शेड्यूल्स, ठीक है। टू एंश्योर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट इज़ नेसेसरी दैट शुड बी अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन एंड शुड बी डिस्क्लोज, ठीक है। आपके फाइनेंशियल में डिस्क्लोज होने चाहिए, फाइनेंशियल में एक जगह डिस्क्लोज होने चाहिए, और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करने चाहिए। ये वाला क्वेश्चन आपका काफ़ी रिपीट होता है RTPM में, इसका ध्यान देना। अब चलते हैं ट्रू और फॉल्स पे। इसका एक क्वेश्चन दिया होगा, सर्टेन फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions underlying the preparation presentation of financial statements they usually specify state because their acceptance and use are not assumed। सॉरी एक बार दोबारा पढ़ते हैं। सर्टेन फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions, यानी हम 3 की बात करें, अंडरलाइंग द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन दे आर यूजली स्पेसिफिकली स्टेटेड बिकॉज देयर एक्सेप्टेंस आर नॉट अज्यूम्ड। अच्छा ये बोल रहा है कि वो assumptions हम स्पेसिफिकली बताते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये गलत है, हम नहीं बताते। अगर हम इसको फॉलो नहीं करते तब हमें वो बतानी पड़ती है। If fundamental accounting assumptions are not followed in the presentation and preparation of financial statement, a specific disclosure is not required। अभी देखो इसने पहले वाले को ट्विस्ट कर दिया, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption नहीं फॉलो करे तो हमें ताने की जरूरत नहीं है भाई, तब तो जरूरत है ना इसको ताने की, तो ये भी फॉल्स हो गया। All accounting policies adopted in the preparation and presentation of financial statement should form part of financial statement। कोई नोट तो नहीं है ना, ठीक है। Any changes in the accounting policy which have a material effect should be disclosed, where any amount in which any item of the financial statement is affected by change is not insertable wholly or partly, fact not to be included। भाई जब हमें अमाउंट का नहीं पता तो हमें उसका फैक्ट बताना है ना, तो ये भी गलत हो गया। Give example of area where accounting policies are adopted could be different for enterprise, what would be any adverse impact due to adoption, if yes and seek the address the issue। इसको भी आप पढ़ोगे तो theoretically है छोटा सा। There are the various areas where the accounting policies could be adopted by different entities within the same industries। भाई सेम इंडस्ट्री में खुद अलग अलग फॉलो कर सकते हैं। एंटिटी में चूज द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, जिसको स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ मैं एग्जाम्पल में,
वाइल एन एंटिटीज फ्री टू चूज एनी अकाउंटिंग पॉलिसी। भाई ऐसा नहीं बोल सकता ना दूसरा बंदा मैं तो ये फॉलो करूँ तू भी ये फॉलो कर। वो तो एंटिटी की खुद की चॉइस है। रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर स्टेट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के उसका ट्रू एंड फेयर व्यू आना चाहिए इन सब चीज़ों का। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज कंपेरेबिलिटी के लिए, ठीक है। इसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। आपकी नॉन मूविंग इन्वेंट्री है और वो आपके आप 12th मंथ के एस्टिमेट पे बना देते हैं प्रोविज़न, जो कि आपका 3.5 लाख है। बट आप इससे बोलते हो मैं टेक्निकल इवैल्यूएशन करवाऊंगा, उसके बेस पे बनाऊंगा। तो आप इसको पहले बताओ कि अकाउंटिंग पॉलिसी है। देखो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है, जब आप वेटेड से फीफो पे चले गए या फीफो से वेटेड पे आ गए, ठीक है। आप यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ आ गए। अभी हम पढ़ के आए थे, आपका कैश फ्लो का स्टेटमेंट का हो गया, डायरेक्ट हो गया या इंडायरेक्ट हो गया, वो आपकी पॉलिसी होगी। बट ये कोई आपका मेथड नहीं है, ये आपका एस्टिमेट है। यार पहले इसे एस्टिमेट बनाते थे, अभी इसे एस्टिमेट बनाते थे, बट ये आपका एस्टिमेट है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई पॉलिसी की बात करते तो वो आता, पहली बात तो इसने बोल दिया अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी मेड नॉन प्रूडेंट नॉन मूविंग इन्वेंट्री, ये आ गया। इज ऑल्सो नॉट, इसने यहाँ लिख दिया नॉट मटीरियल, मटीरियल नहीं है। तो इसने बोला कि आपको कैसे दी कंपनी इज प्रोवाइडेड नॉन मूव, ये हमें फैक्ट ये इसका डिस्क्लोज करने के लिए बोला फाइनेंशियल में, इसको आप देख लेना। फिर इसके बाद मैं एक क्वेश्चन लेके आऊँ RTP May 25 को, अच्छा लगा। व्हाट डू मीन बाय एक्यूजल रेफरेंस टू इंडियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 also specify the 3 reasons for the accusal basis of accounting। 3 reasons, ठीक है। accusal का मतलब हमने देखा the term accusal have been explained in India's AS1 disclosure of accounting policies, ठीक है। dependent cost accrued, इसका मतलब ना आपने जो पढ़ा था एक ही लाइन में था, बट यहाँ इसने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। रीजंस क्या है कि अकाउंटिंग बेसिस है अटेम्प्ट्स टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन और इवेंट्स सर्कमस्टांस, जिसमें ये बता सकते हैं cost received or paid by the enterprise। फिर ये बोलते recipient payment will be not concealed in the bank producing events or other economic events affecting the entity performance। हमसे इस एंटिटी की परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कर पाएंगे इस वजह से। इसको आप पढ़ेंगे, एक्यूजल के ऊपर ही बता दें सारी चीज़ें। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्यूजल एंड कैश रिसिप्ट्स ऑन द आउटले इज द टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस। ये यहाँ पे इसने डिफरेंस की बात कर दी। एक्यूजल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज एसेट लायबिलिटी रेवेन्यू एंड एक्सपेंस फॉर द अमाउंट रिसीव्ड और पेड इन द कैश इन पास्ट एंड अमाउंट्स एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। मतलब इसने पूरा डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो आपको फ्यूचर मिलने वाला है, फ्यूचर में कैश या कोई ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड करने की बात की हुई है, ठीक है। फिर इसके बाद एक RTP सितंबर 25 का क्वेश्चन है। लोएल लिमिटेड एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड March 2025। द कंपनी फॉलोज द हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉर फिक्स्ड एसेट फीफो फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड परसेंटेज कंप्लीशन मेथड फॉर द रेवेन्यू रिकॉग्निशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पे देखो 3 चीज़ें आ गई हैं। पहला इसने बोला फिक्स्ड एसेट के लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट, फिर इसने बोला फीफो इन्वेंट्री के लिए, यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा फीफो कौन सा आ गया आपको इन्वेंट्री के लिए, फिर इसके बाद परसेंटेज कंप्लीशन मेथड आ गया कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं ड्यूरिंग द ईयर द मैनेजमेंट चेंजेस इन्वेंट्री फ्रॉम द फीफो टू वेटेड ड्यू टू वॉलेटिलिटी। इसने मेथड चेंज कर लिया, इसने भी मेथड चेंज कर लिया बेटर रिक्लासिफिकेशन के लिए। एडिशनली कंपनी हैज़ नॉट डिस्क्लोज द चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी गवर्नमेंट ग्रांट सिग्निफिकेंट सब्सिडी दिस ईयर, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दी वॉल्यूशन। पहले तो इसे कह रहे कि इसने जब एक्सप्लेन नहीं किया तो आप इसको बता देना कि भाई पहले बात तो चेंज होता है क्या 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 चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। फिर एवेल्यूएट द टर्म मटेरियलिटी कॉस्ट दी जस्टिफिकेशन, मटेरियलिटी को बता देना कि 1 लाख वाली बात रिवेन्यू वाली। जस्टिफाई वुड दी चेंज फीफो टू वेटेड टू बी ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये एस्टिमेट नहीं है भाई, ये आपका वो है चेंज इन पॉलिसी है, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना, फीफो टू वेटेड या वेटेड टू फीफो पॉलिसी मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ। और जब आपका डेप्रिसिएशन बोल देगा, डेप्रिसिएशन आपका स्ट्रेट लाइन मेथड से WDV मेथड पे आ गया, ये आपके एस्टिमेट्स हैं। कभी आप इसको पॉलिसी समझ लो, इसमें आपको डिफरेंस कभी भी कंफ्यूज कर सकता है करना चाहे तो, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, इसका पढ़ोगे तो सेम ही थ्योरेटिकल बातें लिखी हैं। फिर हम आते हैं MTP का। डिस्कस द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन द फॉलोइंग केसेस एज पर AS1। Accountant of AS Limited changed that probable loss of suit in the book and disclosed the same fact in the financial। ये कह रहा है कि कंपनी को ऊपर केस कर दिया, कंपनी को लगता है कि खाने के चांस कितने हैं 25% का, ठीक है। तब तो आपको इसके लिए कोई प्रोविज़न बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसके लिए कंटीजेंट लायबिलिटी बना सकते हैं। आपके प्रोविजंस कब बनते हैं, जब आपको लगता है कि मैं 50 या 50% से ज़्यादा चांस है
तो आप उसकी लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेते हैं। अप टू 50% पे आप लेस देन 50% पे कंटीजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं जो आपके नोट्स में आती है। और जब आपकी 95% से ज़्यादा चांस होते हैं कि मेरे को पैसा मिलने वाला है तभी आप रिकॉर्ड करते हैं। 95% उससे कम पे आप उसको रिकॉर्ड नहीं करते। कभी भी एसेट के रिकॉर्ड करने के फेवर में नहीं होता है खास। जब भी आपकी इनकम रिसीवेबल कंफर्म हो जाती है टाइप ऑफ, तब आप बोलते हैं। अकाउंटेंट ऑफ ए लिमिटेड कैपिटलाइज द रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ड्यूरिंग द ईयर इज ऑल्सो डिस्क्लोजिंग द सेम एज द अकाउंटिंग पॉलिसी। यार कभी भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कैपिटलाइज नहीं होती। अरे भाई साहब बोल रहे हैं कि आपने कंपनी की पॉलिसी बोलती है कि रिपेयर और मेंटेनेंस को कैपिटलाइज करो, तो आपने कैपिटलाइज कर दिया। ये गलत है एकदम। रिपेयर एंड मेंटेनेंस माइनस एक्सपेंसेस होते हैं। ये आप जब पीपी वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जाएंगे आपको वहाँ पता चल जाएगा। ये आपका राइट ऑफ होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। अगर कुछ रिपेयर, कुछ ऐसी मेजर रिपेयर है, मतलब वो आपको कभी एक्सप्लिसिटली बताएगा ना, अगर लिखा हो तब अलग बात है। मेजर रिपेयर इन द सेंस कि मशीन ही पूरी टाइप की चेंज होगी तो वो तब कैपिटलाइज होती है, वरना छोटी मोटी रिपेयर तो हर साल चलती रहती है। ए लिमिटेड फॉलोज अकाउंटिंग पॉलिसी सिंस इनकॉर्पोरेशन। और कुछ एक फैक्ट हैज डिस्क्लोज द फैक्ट एक्यूजल बेसिस का फैक्ट तो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है ना इसकी, ठीक है। A Limited providing after sales expense 2% for the covering expense during the warranty period. Now A Limited observed that actual sales expense were much less as compared to provision because of better technology used in the manufacturing. Now the board have decided sales expenses when they occur sales during the year, ये कह रहा है कि 50 करोड़ की है, ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। जो पहले वाला था उसने लॉस कोड का बनाया था। देयर इज़ नो नीड टू चार्ज अगेंस्ट द लॉस इन द फाइनेंशियल्स। इसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ कंडीशनल लायबिलिटी बना के इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस में ये बोलता है कि रिवेन्यू एक्सपेंड है, इसको एसेट में कोई जरूरत नहीं है, इसको P&L में राइट ऑफ कर दो आप, ठीक है। फिर ये बोलता है एक्यूजल है, अजम्पशंस है, प्रॉपरली नॉट स्पेसिफिक डिस्क्लोजर, इसका कोई स्पेसिफिक डिस्क्लोजर नहीं चाहिए। अगर आप नहीं करते हो फॉलो तब आपको चाहिए होता है। फिर आपका फोर्थ वाला जो आपका सेल्स वाला है, एनी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैव मटेरियल इफेक्ट, तो आपको ये सब डिस्क्लोज करना पड़ता है। आप 2% का प्रोविज़न बनाते थे, बट अब आपने सोचा कि इम्प्रूव क्वालिटी के कारण आपको बनाना नहीं पड़ेगा। हैंस कंपनी हैज डिसाइडेड नॉट टू मेक द प्रोविज़न सेम एज इनकर्ड ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा 1 साल से। नोट है, सो फार द कंपनी हैव बीन प्रोवाइडिंग 2% ऑफ द सेल्स फॉर द मीटिंग आफ्टर सेल्स एक्सपेंस ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड। नाउ द कंपनी ने इम्प्रूव कर लिया वेरी लेस टाइम प्रोविज़न, हैंस द कंपनी डिसाइडेड नॉट टू मेक द प्रोविज़न but to account to the same as when as incurred. Due to this change the profit after increase हो जाएगा। that would have been case if the audit policy were continue। ये आपको नोट्स में देना पड़ जाएगा, ठीक है गाइस। आयो आपको थोड़ा सा समझ आया हो, अच्छा लगा हो, प्लीज़ हमें फीडबैक शेयर करके देना। मैं फीडबैक ऐसा मांग रहा हूँ, देखो 2 चीज़ें होता है, 3 चीज़ें। पॉजिटिव अगर आपको अच्छा लगा हो दिल से आप देना, नेगेटिव कि कुछ जने गालियाँ देते हैं तो वो भी दोगे तो अब भी ठीक है, मेरे को सीखने को मिलेगा। एक होता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, मुझे ठीक लगा, अगर आप ये चीज़ अच्छी कर लोगे तो और अच्छा लगेगा और काफ़ी बच्चे देखने आएंगे। तो अगर आप ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दोगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मुझे आइडेंटिफाई करने में। गुड लक गाइस।